All right, students. So let's start our lecture. Good morning to everyone. Within last lecture, we have seen that हमारे प्रोजेक्ट के अंदर अगर हमें डेटाबेस को यूज करना है तो हमें प्रोजेक्ट के साथ डेटाबेस का कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा और कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए. नाउ व्हाट इज कनेक्शन स्ट्रिंग? वो हमने देखा था कि कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास नेम ऑफ द डेटाबेस होता है, टाइप ऑफ द डेटाबेस होता है एंड लोकेशन ऑफ द डेटाबेस होता है. मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि कनेक्शन स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग कि जिसके अंदर हमारे पास कनेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, राइट? एंड वो इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है? दैट इज द नेम ऑफ द डेटाबेस, टाइप ऑफ द डेटाबेस एंड द लोकेशन ऑफ द डेटाबेस. इन शॉर्ट, अगर हमें प्रोजेक्ट के अंदर डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, तो हमारे पास ये कनेक्शन स्ट्रिंग होनी चाहिए, राइट? तो हम डेटाबेस के साथ हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं. नाउ एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर सारी चीजें जो भी बेस क्लास लाइब्रेरी है, दैट इज फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी है, उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ क्लासेस, बिकॉज जो क्लास लाइब्रेरी दैट इज डॉटनेट फ्रेमवर्क लाइब्रेरी है, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड concepts. So as it is based on object oriented concepts, each and everything is present in terms of class. और अगर हमें क्लास का यूज करना है तो हमें उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद वो पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है और मेथड्स है वो हम यूज कर सकते हैं, राइट? ओके. आफ्टर दैट वी हैव सीन दैट विदिन VB.NET हम SQL सर्वर डेटाबेस का यूज करेंगे. अगेन आई रिपीट, VB.NET के अंदर जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके अंदर हम SQL सर्वर डेटाबेस का यूज करेंगे, बिकॉज जो विजुअल स्टूडियो है, राइट, कि जिसके थ्रू हम .NET फ्रेमवर्क का यूज करते हैं, वो उसके अंदर SQL सर्वर बाय डिफॉल्ट डेटाबेस आता है, तो हम वही डेटाबेस यूज करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, राइट? ओके. नाउ अगेन हमने ये भी देखा था कि जो भी .NET की फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी है या फिर बेस क्लास लाइब्रेरी है, उसके अंदर जो भी रिलेटेड क्लासेस है उसकी नेम स्पेस है. सो अगर हमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है और डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना है तो उसके रिलेटेड भी हमारे पास नेम स्पेस होगी. एंड इट डिपेंड्स कि हम कौन से टाइप के डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना चाहते हैं, मोर प्रिसाइज कौन से टाइप के डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो उसके रिलेटेड हम नेम स्पेस का यूज कर सकते हैं. सो हम SQL सर्वर डेटाबेस का यूज करना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड भी हमारे पास नेम स्पेस प्रेजेंट है, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस वर द थिंग्स व्हिच वी हैव कवर्ड विद इन लास्ट लेक्चर. ओके. नेक्स्ट हमने ये भी देखा था कि कौन कौन से क्लासेस है और कौन कौन सी नेम स्पेसेस है, राइट? सो वो भी हम रिवाइज कर लेते हैं. सो हमने ये देखा था कि फॉर एग्जांपल हमने ये टेबल एज्यूम किया था, दैट इज TBL DEPT, जिसके अंदर हमने 3 फील्ड्स कंसीडर की थी. अगर हम एक्चुअल फील्ड्स देखने जाए देन इट इज DEPT NO, फिर हम लेंगे DEPT नेम, राइट? फिर हम लेंगे लोकेशन. सो अगर हम उसके रिलेटेड इंसर्ट क्वेरी लिखना चाहते हैं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, दैट इज इंसर्ट इनटू TBL DEPT. उसके साथ हम लिखेंगे दैट इज DEPT NO, that is the field name, DEPT name, that is the field name, location, और उसके बाद वैल्यूज देते हैं और वो स्टैटिक वैल्यूज हम देते थे. लेकिन अगर हमें ऐसे ही 100 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं तो हम ऐसे ही 100 क्वेरीज हमारे प्रोजेक्ट के अंदर नहीं लिख सकते. अगर ऐसे ही क्वेरीज लिखनी होती तो हम डायरेक्ट डेटाबेस के अंदर भी हम क्वेरीज लिख के उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सो फॉर दैट पर्पज वी विल यूज अ डायनामिक क्वेरी, राइट? और डायनामिक क्वेरी हम 2 वेज से बना सकते हैं. या तो हम डायरेक्ट कंट्रोल के नेम यूज कर सकते हैं एंड सेकंड के हम पैरामीटराइज क्वेरी का यूज कर सकते हैं. अब कंट्रोल के नेम्स यूज करते हैं, दैट इज अ ट्रेडिशनल वे, लेकिन हम यूज करेंगे दैट इज पैरामीटराइज क्वेरी विच इज अ प्रोफेशनल वे, राइट? सो अगर हमें पैरामीटराइज क्वेरी बनानी है दैट इज इंसर्ट क्वेरी, तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू TBL DEPT, राइट? फील्ड नेम लिखेंगे दैट इज DEPT NO, DEPT नेम, लोकेशन, एंड वैल्यूज के अंदर जो भी हम स्टैटिक वैल्यू स्पेसिफाई करते थे उसके बदले में हम यहाँ पे उसके रिलेटेड पैरामीटर स्पेसिफाई करेंगे, दैट इज @NO, @name एंड @location. लाइकवाइज अगर हमें अपडेट क्वेरी लिखनी है तो अपडेट क्वेरी भी हम वैसे ही लिख सकते हैं, दैट इज अपडेट TBL DEPT set,
फील्ड का नेम लिखेंगे दैट इज डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू @name, लोकेशन इज इक्वल टू @LOC, वेयर DPTNO इज इक्वल टू @NO, राइट। सो जहां जहां पे भी हम स्टैटिक वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं उसकी जगह हम यहाँ पे पैरामीटर स्पेसिफाई कर सकते हैं और वो पैरामीटर्स को हम वैल्यू सप्लाई करेंगे ताकि वो क्वेरी के अंदर रिप्लेस हो जाए, राइट। अगर हमें डिलीट की क्वेरी लिखनी है तो हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम TBL DPT वेयर DPTNO इज इक्वल टू @NO, और ये @NO के अंदर हम वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नंबर का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, राइट। अगर हमें सिलेक्ट क्वेरी लिखनी है तो हम इस हिसाब से सिलेक्ट क्वेरी लिखेंगे कि जिसका यूज करके हम सारे रिकॉर्ड्स फेच कर सकते हैं, दैट इज सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम TBL DPT। या फिर मुझे लोकेशन वाइज डिपार्टमेंट्स चाहिए तो यहाँ पे मैं इस हिसाब से स्टैटिक वैल्यूज सप्लाई कर सकती हूँ, दैट इज सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम TBL DPT वेल लोकेशन इज इक्वल टू डबल कोटेशन में सूरत, डबल कोटेशन में मुंबई। तो यहाँ पे सूरत के जो भी डिपार्टमेंट्स होंगे वो आएंगे, यहाँ पे मुंबई के जो भी डिपार्टमेंट्स होंगे वो आएंगे, लेकिन अगेन हम ऐसी स्टैटिक क्वेरी नहीं लिख सकते। तो हम वहां पे क्या करेंगे, वहां पे भी हम पैरामीटर का यूज करेंगे, दैट इज सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम TBL DPT वेयर लोकेशन इज इक्वल टू @LOC, और ये @LOC इज द पैरामीटर कि जिसके अंदर हम बाद में वैल्यू सप्लाई करेंगे, वो वैल्यू ये पैरामीटर के अंदर रिप्लेस हो जाएगी। और जब क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो हमने जो वैल्यू उसके अंदर स्पेसिफाई की होगी उसके हिसाब से वो क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। Okay, so as we are using parameterized query, तो parameterized query है तो उसके अंदर क्या होगा, parameters होंगे, and these parameters are also known as place holders. Again I repeat, these parameters are also known as place holders. और अगर हमें SQL database का यूज करके पैरामीटर स्पेसिफाई करना है तो हमेशा याद रखना पड़ेगा कि वो पैरामीटर के नेम @ से स्टार्ट होंगे, राइट। ओके, नाउ एज वी हैव सीन कि अगर हमें फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी में से क्लासेस यूज करने हैं तो हमें उसके रिलेटेड नेम स्पेस यूज करनी पड़ेगी। सो SQL सर्वर के साथ अगर हमें इंटरेक्शन करना है तो उसके रिलेटेड हमें नेम स्पेस यूज करनी पड़ेगी, दैट इज इट इज system.data.sql client, राइट। सो द नेम स्पेस इज system.data.sql client, तो हमें उसे इंपोर्ट्स करना पड़ेगा। सो हम फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे हमारे कोड व्यू में, दैट इज इंपोर्ट system.data.sql client, कि जिसके अंदर हमारे पास SQL सर्वर डेटाबेस रिलेटेड क्लासेस होंगे। एंड सेकंड नेम स्पेस हम यूज करेंगे दैट इज इंपोर्ट system.data। ये system.data नेम स्पेस के अंदर वो क्लास है कि जब हम सिलेक्ट क्वेरी का यूज करेंगे तो सिलेक्ट क्वेरी हमें रिकॉर्ड्स रिटर्न करेगा, तो वो रिकॉर्ड्स हमें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हैंडल करने पड़ेंगे। तो उसके रिलेटेड जो डेटा सेट का क्लास है वो ये system.data नेम स्पेस के अंदर प्रेजेंट है, राइट। ओके, उसके बाद हमने देखा था कि अगर हमें प्रोजेक्ट के अंदर SQL सर्वर डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है तो हमें SQL कनेक्शन क्लास का यूज करना पड़ेगा, और SQL कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब हम उसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग पास करेंगे, ताकि जो कनेक्शन स्ट्रिंग हम पास करेंगे उसके अंदर जो वैल्यू होगी दैट इज डेटाबेस नेम, लोकेशन, वो पर्टिकुलर डेटाबेस के साथ हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाएंगे। एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर हम उसके ऊपर क्वेरीज फायर कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा था कि VB.NET या फिर मोर प्रिसाइज .NET के अंदर हम क्वेरीज को क्या कहेंगे, कमांड्स कहेंगे। तो ऑब्वियसली कमांड रिलेटेड क्लास होगा, और SQL सर्वर डेटाबेस है तो वो क्लास का नेम है दैट इज SQL कमांड। और SQL कमांड क्लास का यूज करके हम इंसर्ट, अपडेट या फिर डिलीट क्वेरी भी हम फायर कर सकते हैं, एंड अलोंग विद दैट हम सिलेक्ट क्वेरी भी फायर कर सकते हैं, राइट। सिलेक्ट क्वेरी भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो यहाँ तक हमने 2 क्लासेस देखे, दैट इज SQL कनेक्शन, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, SQL कमांड, क्वेरीज या फिर मोर प्रिसाइज कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब हम जो क्वेरीज यूज करते हैं वो पैरामीटराइज क्वेरी है, और पैरामीटराइज क्वेरी के अंदर क्या होंगे, पैरामीटर्स होंगे, और वो पैरामीटर्स को भी हमें SQL कमांड क्लास के अंदर जो हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसके अंदर हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, राइट। ओके, ऑलराइट। उसके बाद हमने देखा था कि जब भी हम कोई कमांड डेटाबेस के ऊपर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं
राइट। तो वहां पे अगर हम इंसर्ट अपडेट डिलीट क्वेरी लिखते हैं तो वो तो सिर्फ डेटाबेस को मॉडिफाई करता है, लेकिन जब हम सिलेक्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट क्वेरी हमें रिकॉर्ड्स रिटर्न करके देता है। दैट इज सिलेक्ट क्वेरी विल फेच द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डेटाबेस और हमें वो रिकॉर्ड्स हमारे प्रोजेक्ट के अंदर मिलेगा। और अगर वो रिकॉर्ड्स को हमें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हैंडल करना है, मतलब सिलेक्ट कमांड जो हम डेटाबेस के ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे उसके थ्रू जो हमें रिकॉर्ड्स मिलेंगे वो हमें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हैंडल करने पड़ेंगे। और वो हैंडल हम किसके अंदर करेंगे? वो हम हैंडल करेंगे डेटा सेट के अंदर। और अगर हमें जो भी सिलेक्ट क्वेरी है वो हमें डेटाबेस के ऊपर एग्जीक्यूट करके डेटा सेट के अंदर डेटा लाने हैं, रिकॉर्ड्स लाने हैं, तो वहां पे हमें ब्रीज बनाना पड़ेगा। एंड दैट ब्रीज is established with the help of SQL data adapter class. Again, I repeat that bridge is established with the help of SQL data adapter class. राइट। सो हमने देखा था कि हम SQL data adapter class का यूज करेंगे किसके रिलेटेड? ब्रिज बनाने के लिए। किसके बीच में ब्रिज बनाना है? डेटाबेस और हमारे डेटा सेट के बीच में हमें ब्रिज बनाना है, राइट। सो हमें यहाँ पे याद रखना है कि जो डेटाबेस है वो SQL सर्वर में है और जो डेटा सेट होगा वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर होगा। ये दोनों चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगेन आई रिपीट, जो डेटाबेस होगा वो SQL सर्वर में है और जो डेटा सेट होगा वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर होगा। इतनी चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, राइट। ओके। So students, these were the things which we have already covered within last lecture, right? So अब तक हमने जो भी देखा वो हमने रिवाइज किया कि लास्ट लेक्चर में हमने कौन कौन सी चीज देखी थी और कौन कौन से क्लासेस देखे थे, राइट। अगर आपको याद हो तो मैंने इस हिसाब से आपको डायग्राम ड्रॉ करके भी बताया था, राइट, कि ये एक साइड डेटाबेस है, दैट इज ओवर हियर, यहाँ पे डेटाबेस होगा, राइट। सो डेटाबेस के साथ हमारे प्रोजेक्ट के अंदर पहले तो हमें कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद हम कमांड फायर करेंगे, दैट इज क्वेरीज एग्जीक्यूट करेंगे। अगर वो सिलेक्ट क्वेरी है, राइट, तो सिलेक्ट क्वेरी का यूज करके डेटा कहाँ पे आएगा? डेटा सेट के अंदर आएगा, राइट। अब ये डेटा सेट के अंदर टेबल्स होंगे, राइट, और टेबल्स के साथ रोज एंड कॉलम्स भी होंगी, लेकिन ये दोनों चीज अलग अलग है, तो हमें ये दोनों के बीच में यहाँ पे ब्रिज एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। एंड दैट ब्रिज इज एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ डेटा एडाप्टर, राइट, दैट ब्रिज इज एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ डेटा एडाप्टर। और अगर हम SQL डेटाबेस का यूज करते हैं तो हर जगह हमें SQL कमांड, SQL कनेक्शन, फिर SQL डेटा एडाप्टर, उस हिसाब से हमें सारे क्लासेस का यूज करना पड़ेगा। एंड अब तक हमने देखा कि चलो हम SQL डेटाबेस का यूज करते हैं तो हम इस हिसाब से क्लासेस का यूज करेंगे, लेकिन अगर हम Oracle डेटाबेस का यूज करते हैं तो उसके रिलेटेड नेम स्पेस कौन सी है? दैट इज system.data.oracle client एंड system.data। system.data वो डेटा सेट रिलेटेड है एंड ये Oracle client इट इज रिलेटेड टू Oracle डेटाबेस। सो जैसे यहाँ पे SQL क्लाइंट है और उसके बाद सारे क्लासेस है, दैट इज SQL कनेक्शन, SQL कमांड। लाइकवाइज अगर हम Oracle क्लाइंट का यूज करेंगे तो यहाँ पे हमें जो क्लासेस मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे? ऑब्वियसली वी विल गेट द क्लासेस एज Oracle कनेक्शन, राइट, फिर मिलेगा Oracle कमांड, राइट, ऐसे क्लासेस हमें मिलेंगे। फिर मिलेगा Oracle डेटा एडाप्टर, राइट, ऐसे क्लासेस हमें ये Oracle क्लाइंट नेम स्पेस के अंदर मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ Oracle या फिर SQL क्लाइंट ही नेम स्पेस है, सॉरी, Oracle या फिर SQL सर्वर ही डेटाबेस है। नो, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेस डेटाबेस भी है, राइट। सो अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेस डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना है तो हमें कौन सी नेम स्पेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा? दैट इज इंपोर्ट system.data.oledb, राइट। अगेन आई रिपीट, अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना है तो हमें system.data.oledb नेम स्पेस का यूज करना पड़ेगा। सो अगर हम oledb नेम स्पेस का यूज करते हैं तो उसके अंदर क्लासेस कौन से होंगे? दैट इज oledb कनेक्शन, फिर होगा oledb कमांड, फिर होगा oledb डेटा
एडेप्टर, राइट, ऐसे क्लासेस उसके अंदर होंगे, राइट। सो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना चाहते हैं, राइट, इंटरैक्शन करना चाहते हैं, मोर प्रिसाइज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस के साथ अगर हमें इंटरैक्शन करना है तो उसके रिलेटेड हमें ये system डॉट डेटा डॉट OLEDB नेम स्पेस का यूज करना पड़ेगा। और OLEDB नेम स्पेस है तो उसके साथ जो भी हमें क्लासेस मिलेंगे दैट विल बी OLEDB कनेक्शन, OLEDB कमांड, राइट, देन OLEDB डेटा एडेप्टर, राइट। और दूसरा एक क्लास भी हमें सारे नेम स्पेस के अंदर मिलेगा, दैट इज OLEDB डेटा रीडर, कि जो एज द नेम से डेटा को रीड करने में काम लगेगा, राइट। लेकिन अगर हमें डेटा सेट उससे फिल करना है तो वहां पे भी हम सेम नेम स्पेस का यूज करेंगे, दैट इज system डॉट डेटा, बिकॉज उसके अंदर क्लास है दैट इज डेटा सेट, इसके आगे ना ही SQL लगेगा, ना ही Oracle लगेगा, ना ही OLEDB लगेगा, बिकॉज ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था कि डेटा सेट इज नॉट अ डेटाबेस स्पेसिफिक। ये जो बाकी सारे क्लासेस है दे आर डेटाबेस स्पेसिफिक, लेकिन डेटा सेट इज नॉट डेटाबेस स्पेसिफिक, बिकॉज डेटाबेस कहाँ पे होता है, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर होता है, और डेटाबेस पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर होगी या फिर पर्टिकुलर टाइप की डेटाबेस होगी। इसीलिए जब भी हम सिलेक्ट क्वेरी का यूज करके जो भी रिकॉर्ड्स रिटर्न करवाएंगे और वो अगर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आता है तो वो हम जिसके अंदर हैंडल करेंगे इट इज अ जस्ट क्लास दैट इज डेटा सेट, बिकॉज डेटाबेस कोई भी टाइप का हो, एक बार रिकॉर्ड्स हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आ जाते हैं तो उसके बाद वी आर नॉट कंसर्न विद द डेटाबेस टाइप कि वो कौन सी डेटाबेस है, डेटाबेस काइंड वो कौन सी डेटाबेस है, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, वी आर ओनली कंसर्न विद द रिकॉर्ड्स। एंड दैट्स व्हाई हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो क्लास का यूज करेंगे रिकॉर्ड्स को हैंडल करने के लिए दैट इज सिंपल डेटा सेट। इसके आगे ना ही SQL लगेगा, ना ही Oracle लगेगा, ना ही OLEDB लगेगा, right? So students, these are the things which we need to consider if we want to interact with any type of database, that is Microsoft Access भी हो सकती है, या फिर SQL सर्वर डेटाबेस भी हो सकती है, या फिर वी कैन ऑल्सो से Oracle डेटाबेस भी हो सकती है, राइट। सो दिस इज द थिंग कि हमें यहाँ पे यही चीज याद रखनी है कि अगर हमें डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना है तो कनेक्शन करना है, कमांड फायर करना है, ब्रिज एस्टेब्लिश करना है, राइट, डेटा को रीड करना है, राइट, या फिर डेटा को हैंडल करना है, राइट। सो इतने क्लासेस है, इसमें से ये जो फर्स्ट 4 क्लासेस है दे आर डेटाबेस स्पेसिफिक, अगेन आई रिपीट दे आर डेटाबेस स्पेसिफिक, right, whereas this data set is a generic class, right, data set को हम क्या कहेंगे, it is a generic class, generic class means general class, because इसके साथ कोई भी database की type हम attach नहीं करेंगे, right? So these 4 classes will be database specific, whereas data set class is generic, और ये generic है इसीलिए वो कौन सी namespace के अंदर है, that is system dot data। और अगर हम ये स्पेसिफिक डेटाबेस स्पेसिफिक क्लासेस की बात करेंगे देन इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डेटाबेस, कि वहां पे SQL क्लाइंट हो सकता है, या फिर Oracle क्लाइंट हो सकता है, या फिर OLEDB भी हो सकता है, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है अगर हमें डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है तो, राइट, ओके। नाउ अब हमने ये भी देखा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में दैट इज हम एक एग्जांपल देखेंगे और उसके रिलेटेड हम सारी चीजें समझेंगे, ओके। सो हियर इज एन एग्जांपल कि जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, राइट। सो लेट्स स्टार्ट, ओके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो हम ये एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, राइट। ये एग्जांपल के अंदर हम डेटाबेस इंटरेक्शन के वक्त जो भी फंक्शनलिटीज परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी कमांड्स हम फायर कर सकते हैं, राइट, वो सारी फंक्शनलिटी हम ये एक ही एग्जांपल का यूज करके देखेंगे, ताकि क्या है पूरा सीक्वेंस में चले। अगर हम छोटे छोटे एग्जांपल्स बनाएंगे तो उसके अंदर पूरा सीक्वेंस हमें नहीं समझ में आएगा, तो इसीलिए मैंने ये एक अच्छी तरह से एक एग्जांपल डिजाइन किया है कि जिसके अंदर हम सारी फंक्शनलिटीज देखेंगे, राइट, ओके। सो द क्वेश्चन इज create an application to maintain information related to department
and its employees in an organization. Again I repeat, question ये है that create an application to maintain information related to department and its employees in an organization. मतलब हमें क्या करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एज्यूम करना है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, राइट कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, मे बी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, कलेक्शन डिपार्टमेंट होगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे और वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के अंदर उनके एम्प्लॉयज होंगे, राइट सो ये एक ऐसा हमें एजप्शन लेना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स है और वो सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर उनके एम्प्लॉयज होंगे और ये डिपार्टमेंट और उनके एम्प्लॉयज रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन को मैनेज करना है, राइट ओके सो कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शनैलिटी। फर्स्ट फंक्शनैलिटी क्या है, क्रिएट फॉलोइंग टेबल्स, राइट फर्स्ट फंक्शनैलिटी हमें कौन सी करनी है, that is create following tables. We need to create 2 tables because यहाँ पे क्वेश्चन में कितने हैं टेबल्स, 2 टेबल्स है, वो 2 टेबल्स हमें क्रिएट करने हैं। टेबल के नेम कौन से है, फर्स्ट इज TBL डिपार्टमेंट, ऑब्वियसली इट इज अ मास्टर टेबल, राइट इसके अंदर फील्ड्स कौन सी है, दैट इज डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन, एंड द सेकंड टेबल इज TBL एम्प्लॉय के जिसके अंदर EMPNO, EMP नेम, सैलरी, DPTNO, दिस इज अ फॉरेन की बिकॉज यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट टेबल में DPTNO है, दैट इज डिपार्टमेंट नंबर, वो हमने एम्प्लॉय टेबल में फॉरेन की ली है, एंड आफ्टर दैट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, right so these are the fields of these 2 tables, that is TBL DPT and TBL employee. so हमें फर्स्ट टास्क कौन सा करना है, हमें ये 2 टेबल्स क्रिएट करने हैं, राइट ओके नेक्स्ट हमें क्या करना है, वी नीड टू परफॉर्म इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, डिस्प्ले, सर्चिंग या फिर हम उसे फिल्टर भी कह सकते हैं, शॉर्टिंग, नेविगेशन फंक्शनैलिटीज ऑन डिपार्टमेंट टेबल। हमें डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स के ऊपर हमें ये इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, डिस्प्ले, सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड नेविगेशन फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट करनी है, that is the second functionality. Third कौन सी करनी है, right third that is the C, perform insert, update, delete and delete display functionality on employee records. मतलब employee records के ऊपर हमें सिर्फ 4 functionalities implement करनी है, that is insert, update, delete and display, right ये 4 functionalities हमें employee के records के ऊपर implement करनी है, and after that here is another functionality which we need to perform, that is generate following reports. Obviously अगर हम इतनी अच्छी तरह से डिपार्टमेंट और उसके एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करते हैं तो उसके ऊपर से हमें रिपोर्ट्स भी मिलने चाहिए ताकि हम हमारी इंफॉर्मेशन का यूज करके बहुत सारी चीजें डिपिक्ट कर सके, डिटरमाइन कर सके, तो इसीलिए यहाँ पे हमें रिपोर्ट्स भी जनरेट करने हैं, राइट कितने रिपोर्ट्स जनरेट करने हैं, यहाँ पे मैंने 13 लिस्ट रखे हैं, मींस वी नीड टू जनरेट 13 रिपोर्ट्स, राइट ये 13 रिपोर्ट्स के अंदर जितने भी मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है ये सारे रिपोर्ट्स हम जनरेट कर देंगे तो आपको VB.NET के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी टाइप का रिपोर्ट एग्जाम में आए आप वो जनरेट कर पाओगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं, राइट सो कौन कौन से रिपोर्ट्स है, डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट काउंट मतलब होगा डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज विथ इट्स डिपार्टमेंट, ऑब्वियसली हमें यहाँ पे सेकंड रिपोर्ट में ज्वाइंट करना पड़ेगा, थर्ड रिपोर्ट में डेट ऑफ ज्वाइनिंग के शॉर्टेड ऑर्डर में एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड चाहिए, राइट फोर्थ रिपोर्ट में डिपार्टमेंट वाइज काउंट ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए, राइट मतलब पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर कितने कितने एम्प्लॉयज है वो चाहिए, फिफ्थ में डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की जिसका डिपार्टमेंट नंबर यूजर इनपुट करवाता है, राइट तो यहाँ पे अब पैरामीटराइज क्वेरी बनेगी बिकॉज जिस हिसाब से यूजर डिपार्टमेंट नंबर इनपुट करेगा तो यहाँ पे उस हिसाब से हमें क्वेरी
बनानी पड़ेगी। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की काउंट डिस्प्ले करने हैं, लेकिन वैसे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के काउंट डिस्प्ले करने हैं कि जिसका डिपार्टमेंट नंबर यूजर ने इनपुट किया है। तो इन शॉर्ट वेयर कंडीशन में हमें किसके ऊपर कंडीशन लिखनी है, डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर हमें कंडीशन लिखनी है। सो हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पे अगर हम सिलेक्ट क्वेरी लिखे, देन सिलेक्ट काउंट ऑफ asterisk from TBL employee where DPTNO is equal to @DNO, राइट। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट नंबर यूजर इनपुट करेगा तो वेयर कंडीशन में डिपार्टमेंट नंबर आएगा, और यहाँ पे हमें पैरामीटराइज क्वेरी बनानी है, बिकॉज यूजर तो कभी 2 नंबर का डिपार्टमेंट इनपुट कर सकता है, 30 नंबर का डिपार्टमेंट इनपुट कर सकता है, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे पैरामीटराइज क्वेरी बनानी पड़ेगी। तो इस हिसाब से हम इसके अंदर क्वेरी लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद क्या है, डिस्प्ले एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंट विच इज सिलेक्टेड बाय द यूजर, मतलब यहाँ पे हमें डिपार्टमेंट का लिस्ट देना है और उसमें से यूजर जो डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेगा उस हिसाब से हमें एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं। तो यहाँ पे भी हमें पैरामीटराइज क्वेरी बनानी पड़ेगी, और यहाँ पे तो डिपार्टमेंट नेम का लिस्ट हम देंगे तो उस हिसाब से एम्प्लॉयज डिस्प्ले होने चाहिए। इन शॉर्ट हमें डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय दो टेबल के बीच में ज्वाइंट करना पड़ेगा, और उसके बाद वेयर कंडीशन के अंदर हमें डिपार्टमेंट नेम के ऊपर कंडीशन लिखनी पड़ेगी, राइट। ओके, 7th नंबर के क्वेश्चन में क्या है, डिस्प्ले दोज एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज लेस देन द वैल्यू एंटर्ड बाय द यूजर, मतलब एक कंडीशन किसके ऊपर है, सैलरी के ऊपर है। सेकंड कंडीशन, एंड आर ऑफ डिपार्टमेंट विच इज सिलेक्टेड बाय द यूजर, मतलब डिपार्टमेंट के ऊपर भी कंडीशन लिखनी है और सैलरी के ऊपर भी कंडीशन लिखनी है। इन शॉर्ट हमें यहाँ पे ज्वाइंट करना पड़ेगा, पहले तो डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय का टेबल, तो हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल सिलेक्ट EMPNO, EMP नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नेम, राइट। From we will take TBL DPTD, TBL EMPE, right, TBL EMPE। उसके बाद हम लिखेंगे that is where D.DEPTNO is equal to E.DEPTNO, मतलब हमने ये कंडीशन में रिकॉर्ड्स को ज्वाइन कर दिया, दैट इज टेबल को ज्वाइन कर दिया। एंड अब हमें ये सैलरी वाली कंडीशन लिखनी है, दैट इज सैलरी इज लेस देन द वैल्यू दैट इज एंटर्ड बाय द यूजर, तो सैलरी फील्ड हमें यूज करनी है लेस देन @सैलरी, क्योंकि यूजर एंटर करेगा उससे सैलरी की वैल्यू लेस हो वैसे एम्प्लॉयज हमें डिस्प्ले करने हैं, तो हमें सैलरी फील्ड के साथ पैरामीटर को अटैच करना पड़ेगा। एंड डिपार्टमेंट नेम कौन सा होना चाहिए, विच इज सिलेक्टेड बाय द यूजर, दैट इज डी नेम। सो मैंने यहाँ पे लिखा दैट इज डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू डी नेम। सो ये वेयर कंडीशन के अंदर ये जो हमने कंडीशन लिखी उससे दो टेबल्स ज्वाइंट हो जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट कंडीशन लिखी जो क्वेश्चन में थी, दैट इज सैलरी के ऊपर विच इज लेस देन द वैल्यू दैट इज एंटर्ड बाय द यूजर। सो यूजर जो वैल्यू एंटर करेगा वो @SEL जो पैरामीटर है उसके अंदर हम असाइन कर देंगे। और सैलरी दैट इज द फील्ड। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, आर ऑफ डिपार्टमेंट विच इज सिलेक्टेड बाय द यूजर, मतलब यहाँ पे भी डिपार्टमेंट सिलेक्ट करवाएंगे हम यूजर के पास से, तो वो भी चेंज हो सकता है, इसीलिए हमने एंड कंडीशन लिखी और उसके साथ हमने डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू @डी नेम, यहाँ पे भी हमने पैरामीटर लिख दिया, राइट। ओके, सो दिस इज द क्वेरी के जो हम ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है उसके अंदर यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्ले दोज एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज इन द रेंज गिवन बाय द यूजर, मतलब अब यहाँ पे यूजर को रेंज देनी है, तो रेंज देने के लिए तो हम बिटवीन का भी यूज कर सकते हैं या फिर लेस देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन भी हम वेयर में लिख सकते हैं। दैट इज सिलेक्ट employee number, employee name, salary from TBL EMP where salary is greater than equal to @minimum value and salary is less than equal to maximum value, मतलब रेंज में तो एक मिनिमम वैल्यू होती है एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो वहां पे @min और @max दो पैरामीटर हम यूज करके यहाँ पे हम क्वेरी बना सकते हैं।
नाइन्थ में क्या है, डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन द मैसेज बॉक्स। मतलब सिंपल इसमें तो एक क्वेरी ही बनानी है, दैट इज सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा एम्प्लॉय नेम फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय, राइट। 10th में क्या है, display those employees who joined the organization after the date given by the user। मतलब यहाँ पे भी यूजर एक डेट देगा, उसके लेस देन जितनी भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी, नहीं आफ्टर लिखा है तो उसके ग्रेटर देन जितनी भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी उसके हिसाब से हमें यहाँ पे क्वेरी बनानी है। तो सिंपल अगेन हम क्वेरी क्या लिखेंगे, दैट इज वी विल राइट इट एज सिलेक्ट, राइट, एम्प्लॉय नंबर कॉमा employee name, comma salary, comma DOJ, that is date of joining from TBL EMP, where में क्या लिखेंगे, DOJ is greater than @DT, बिकॉज @DT के अंदर हम क्या लिखेंगे, @DT के अंदर हम वो डेट लिखेंगे जो यूजर ने एंटर की होगी, और हमने यहाँ पे कौन से एम्प्लॉय डिस्प्ले करने हैं कि जिन्होंने जो यूजर डेट देगा उसके बाद ज्वाइंट किया है। इट मीन्स डेट ऑफ ज्वाइनिंग मस्ट बी ग्रेटर देन द वैल्यू दैट इज एंटर्ड बाय द यूजर, और यूजर जो वैल्यू एंटर करवाता है वो अगर हमें स्पेसिफाई करनी है तो हमें वहां पे पैरामीटर का यूज करना पड़ेगा। सो हम ऐसी क्वेरी ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जनरेट करवाने के लिए लिख सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्प्ले दोज एम्प्लॉयज हुज नेम स्टार्ट्स विथ द कैरेक्टर गिवन बाय द यूजर, राइट। मतलब हमें यहाँ पे लाइक जो क्लॉज है क्वेरी के अंदर, जो लाइक क्लॉज आता है वो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, राइट। दैट इज एम्प्लॉय नेम लाइक, सिंगल कोटेशन में परसेंटेज के साथ हम लिखेंगे बिकॉज हमें वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का तो यूज करना ही पड़ेगा, राइट। सो वो हम इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्प्ले डिपार्टमेंट नंबर वाइज एम्प्लॉयज विद द हेल्प ऑफ डेटा रिलेशन। इट इज अ कंसेप्ट कि जो हम VB.NET में पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से ये डिस्प्ले करना है। एंड सेकंड इज एंड द लास्ट दैट इज 13 नंबर के अंदर हमें क्या करना है, हमें डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज हुज डिपार्टमेंट इज सिलेक्टेड बाय द यूजर, लेकिन हमें यहाँ पे स्टोर्ड प्रोसीजर का कंसेप्ट यूज करना है, राइट। So students, these are the things, or more precise we can say these are 13 different types of reports के जो हमें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जनरेट करने हैं, ताकि हम डिफरेंट वेज का यूज करके कैसे कैसे रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं वो हम देखेंगे, राइट। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग, हम वन बाय वन हम ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें विजुअल स्टूडियो ओपन करना पड़ेगा। सो हम विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं, राइट। और कोई भी टास्क परफॉर्म करने से पहले हमें पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो प्रोजेक्ट क्रिएशन के लिए हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट की लिंक है उसके ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं। सो मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, ओके। विजुअल बेसिक सिलेक्ट किया, उसमें से विंडोज सिलेक्ट किया, विंडोज सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन दैट इज विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन, और विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम लेती हूँ दैट इज PROJ DPT EMP DB दैट इज फॉर डेटाबेस EX। मतलब ऐसा प्रोजेक्ट कि जिसके अंदर मैं डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को मैनेज करना चाहती हूँ विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस, और वो मैंने यहाँ पे मेरा फोल्डर ऑलरेडी प्रेजेंट है, लोकेशन सेम है कि जहां पे मुझे सेव करना है, एंड आई एम क्लिकिंग ऑन ओके, राइट। सो जैसे ही मैंने ओके के ऊपर क्लिक किया, प्रोजेक्ट क्रिएशन स्टार्ट हो गया, राइट। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, एंड वी आर गेटिंग वन फॉर्म दैट इज फॉर्म 1 विच इज अ डिफॉल्ट फॉर्म, राइट। इसको मैं अभी क्लोज कर देती हूँ। आप सोल्यूशन एक्सप्लोरर में देख सकते हो, दिस इज द नेम ऑफ अवर प्रोजेक्ट दैट इज PROJ DPT EMP DB EX, and within that there is one form 1. Now students, as you are able to see कि इसके अंदर ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज है। अब अगर हम ये सारी फंक्शनैलिटीज के रिलेटेड सेपरेट फॉर्म्स क्रिएट करते हैं, तो अगर वो पर्टिकुलर फॉर्म को रन करने के लिए हमें पहले तो हर बार स्टार्टअप फॉर्म सेट करना पड़ेगा। अगर हम वहां पे सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस बनाएंगे तो
लेकिन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, कि जिसके अंदर हम एक मेन फॉर्म बनाएंगे, दैट इज MDI फॉर्म बनाएंगे, और वो फॉर्म के साथ हम बाकी सारे फॉर्म्स को लिंक कर सकते हैं, राइट। सो ऑब्वियसली अगर हम इतनी बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसके रिलेटेड भी हम MDI एप्लीकेशन ही बनाएंगे, दैट इज मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस एप्लीकेशन ही बनाएंगे, ताकि हम सारे फॉर्म्स को वो MDI के साथ लिंक करके हमें हर बार वो स्टार्टअप फॉर्म सेट करने की जरूरत ना पड़े, एंड वी विल गेट अ गुड प्रोजेक्ट, राइट, वी विल गेट अ गुड प्रोजेक्ट, राइट। ओके, सो वन बाय वन टास्क परफॉर्म करते हैं। MDI फॉर्म तो बनाना ही है, लेकिन उससे पहले हमारा फर्स्ट टास्क क्या है? क्रिएट फॉलोइंग डेटाबेस, राइट, सॉरी, क्रिएट फॉलोइंग टेबल्स। सो ये टेबल्स हमें क्रिएट करने से पहले हमें टेबल्स जो डेटाबेस के अंदर क्रिएट करनी है वो करना पड़ेगा, वो क्रिएट करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, नोट डाउन दी स्टेप्स। अगर आपको आपके प्रोजेक्ट के अंदर डेटाबेस क्रिएट करना है तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक, ऐड, एंड यू हैव टू सिलेक्ट न्यू आइटम। अगेन आई रिपीट, अगर आपको आपके प्रोजेक्ट के अंदर डेटाबेस क्रिएट करना है तो उसके रिलेटेड स्टेप्स है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक, ऐड, न्यू आइटम। जैसे ही आप न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक विंडो मिलेगी। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड की पैनल है जहां पे कॉमन आइटम्स लिखा है उसमें से आपको सिलेक्ट करना है सेकंड ऑप्शन, दैट इज डेटा। अगेन आई रिपीट, ये जो लेफ्ट हैंड साइड की पैनल है जहां पे कॉमन आइटम्स लिखा है वहां पे आपको सिलेक्ट करना है सेकंड ऑप्शन, दैट इज डेटा। जैसे ही आप वहां पे डेटा सिलेक्ट करोगे आप बीच में जो आइटम्स आई वो चेंज हो गई, लिस्ट ऑफ आइटम्स चेंज हो गई। उसमें से लिस्ट ऑफ आइटम में से यू हैव टू सिलेक्ट सर्विस बेस्ड डेटाबेस। अगेन आई रिपीट, आपको सिलेक्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड में से डेटा, एंड मिडल पेन में से आपको सिलेक्ट करना है सर्विस बेस्ड डेटाबेस, राइट। जैसे ही आप सर्विस बेस्ड डेटाबेस को सिलेक्ट करोगे आपको यहाँ पे नेम पूछेगा, हम यहाँ पे नेम लेंगे, दैट इज फॉर एग्जांपल DPT EMP DB। I have given the name, that is DPT EMP DB.MDF. MDF is the extension of service based database, right? So मैंने यहाँ पे लिखा DPT EMP DB.MDF, which is the name of database, and I am clicking on add button. जैसे ही मैं ऐड बटन के ऊपर क्लिक करूंगी वो डेटाबेस क्रिएट करना स्टार्ट करेगा, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो, सी बफर हो रहा है, राइट। वो डेटाबेस क्रिएट करने का स्टार्ट करेगा, और डेटाबेस क्रिएशन के वक्त अगर वो खुद डेटाबेस सॉरी डेटा सेट क्रिएट करना चाहता है तो वो हमें ऑप्शन पूछ भी सकता है। अगेन आई रिपीट, वो हमें ऑप्शन पूछ भी सकता है, राइट। सी, इसने मुझे ऑप्शन पूछा चूज डेटाबेस मॉडल, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डेटा सेट सिलेक्टेड है तो वो मैं सिलेक्टेड ही रहने दूंगी, राइट। नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करूंगी, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करूंगी तो उसने डेटा सेट क्रिएशन स्टार्ट किया अब, राइट। उसने हमारी डेटाबेस रिलेटेड डेटा सेट क्रिएशन स्टार्ट किया। सी, रिट्राइविंग डेटाबेस इंफॉर्मेशन, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, राइट। इट इज प्रोसेसिंग, राइट। उसे प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज उसे पूरा डेटाबेस क्रिएट करना है और वो डेटाबेस रिलेटेड डेटा सेट क्रिएट करना है, राइट। सो यहाँ पे अब वो रिट्राइविंग वाली इंफॉर्मेशन चली गई, राइट। नाउ वी विल क्लिक ऑन फिनिश, राइट। जैसे ही हम फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे यू आर एबल टू सी सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर देखो DPT EMP DB.MDF, दैट इज द डेटाबेस, वो क्रिएट हो गई और उसके साथ एक डेटा सेट का ऑब्जेक्ट भी आपको दिखाई दे रहा है, राइट। सो अगर आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में ये दो चीज दिखाई दे रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर डेटाबेस क्रिएट हो गया है, ओके। अब ऑब्वियसली डेटाबेस क्रिएट हुआ है तो आपको टेबल्स क्रिएट करने हैं, तो टेबल्स क्रिएशन के लिए आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में प्रोजेक्ट के अंदर ये जो आपका डेटाबेस है, राइट, उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। अगेन आई रिपीट, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में प्रोजेक्ट के अंदर जो आपका डेटाबेस है उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे आपका डेटाबेस आपको सर्वर एक्सप्लोरर विंडो के अंदर मिलेगा। सी ओवर हियर,
द विंडो नेम इज सर्वर एक्सप्लोरर, और सर्वर एक्सप्लोरर विंडो के अंदर आपको आपका डेटाबेस मिल जाएगा। सी dpt-empdb.mdf, और उसके साथ साथ आप वो डेटाबेस के अंदर जो जो एंटिटीज क्रिएट कर सकते हो, मोर प्रिसाइज जो जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, उसका लिस्ट भी आपको मिलेगा। दैट इज डायग्राम, टेबल्स, व्यूज, स्टोर्ड प्रोसीजर, फंक्शन, सिनोनिम्स, टाइप्स, असेंबलीज। आप ये सारे ऑब्जेक्ट्स अपने डेटाबेस के अंदर क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर अभी हमें क्या क्रिएट करना है, ऑब्वियसली अभी हमें टेबल्स क्रिएट करने हैं विद इन द डेटाबेस। सो टेबल्स क्रिएट करने के लिए सर्वर एक्सप्लोरर में जो आपका डेटाबेस होगा उसमें ये सेकंड ऑप्शन है, दैट इज टेबल्स, राइट। सो सेकंड ऑप्शन जो टेबल्स है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज ऐड न्यू टेबल। अगेन आई रिपीट, सर्वर एक्सप्लोरर में डेटाबेस होगा, डेटाबेस के अंदर सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज टेबल्स। टेबल्स के ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करोगे तो आपको एक पॉपअप मेनू मिलेगा, वो पॉपअप मेनू में से यू हैव टू सिलेक्ट ऐड न्यू टेबल, राइट। अभी मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। सी जैसे ही मैंने ऐड न्यू टेबल के ऊपर क्लिक किया, आपको सेम डिजाइन व्यू मिल रहा है, राइट, कि जो अभी तक आप यूज करते थे अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस के साथ वर्क किया है तो, राइट। वो हमें क्या पूछ रहा है, कॉलम नेम पूछ रहा है, डेटा टाइप पूछ रहा है, एंड अलाउ नल, मतलब ये कॉलम में हमें नल वैल्यू अलाउ करनी है कि नहीं करनी है वो हमें पूछ रहा है, राइट। सो ये एग्जाम्पल के हिसाब से हमें पहला टेबल कौन सा क्रिएट करना है, डिपार्टमेंट का, और उसके अंदर 3 फील्ड्स हमें क्रिएट करनी है, तो वो हम कर देते हैं। फर्स्ट फील्ड इज DPTNO, वो मैंने कॉलम नेम के अंदर लिखा। डेटा टाइप आई विल सिलेक्ट एज INT, दैट इज इंटीजर, मतलब डिपार्टमेंट नंबर इज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, राइट। अभी अलाउ नल के अंदर मैं कोई भी चेंजेस नहीं कर रही हूँ, राइट। सेकेंड कॉलम इज DPT नेम, उसके अंदर मैं डेटा टाइप स्पेसिफाई करूंगी varchar 50। अगेन आई रिपीट, उसके अंदर मैं डेटा टाइप स्पेसिफाई करूंगी varchar 50। एंड द थर्ड कॉलम इज लोकेशन, राइट, उसके अंदर भी मैं डेटा टाइप स्पेसिफाई करूंगी varchar 50। मतलब मुझे एक TBL DPT नाम का टेबल क्रिएट करना था, उसके अंदर मुझे 3 फील्ड्स क्रिएट करनी थी, तो मैंने पहले तो टेबल क्रिएट किया, अभी मैंने सेव नहीं किया है, राइट, सिर्फ मैंने टेबल क्रिएट किया है, उसके अंदर 3 फील्ड्स ऐड कर दी, 3 कॉलम्स ऐड कर दी, दैट इज डिपार्टमेंट नंबर विच इज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, डिपार्टमेंट नेम which is of varchar 50 data type, 50 is the size, location is also of varchar 50, यहाँ पे भी 50 is the size, right। अब मुझे क्या करना है, ऑब्वियसली मुझे डिपार्टमेंट नंबर को प्राइमरी की सेट करनी है, तो डिपार्टमेंट नंबर को प्राइमरी की सेट करने के लिए वो डिपार्टमेंट नंबर वाली कॉलम है, उसके ऊपर आप यहाँ पे एरो देख सकते हो, वहां पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि आप कौन कौन सी चीज कर सकते हो, तो उसके अंदर आपको फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, दैट इज सेट प्राइमरी की। मैं उसको सेट करती हूँ। सी जैसे ही मैंने सेट प्राइमरी की ऑप्शन को क्लिक किया, यहाँ डिपार्टमेंट नंबर के आगे मुझे की का आइकन दिखाई दे रहा है, राइट, डिपार्टमेंट नंबर के आगे मुझे की का आइकन दिखाई दे रहा है, वैसा आइकन कोई भी दूसरी फील्ड के साथ, कोई भी दूसरी कॉलम के साथ नहीं है, डिपार्टमेंट नंबर के साथ है, बिकॉज हमने उसको प्राइमरी की सेट की है। अब मुझे ये टेबल को सेव करना है, सो टेबल को सेव करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट एस करेंगे, राइट। जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट एस किया टेबल को सेव करने के लिए, उसने मुझे टेबल का नेम पूछा, सो द नेम ऑफ माय टेबल इज TBL DPT, राइट, कि जो हमने क्वेश्चन में लिखा है। अगेन आई रिपीट, द नेम ऑफ माय टेबल इज TBL DPT एंड आई एम क्लिकिंग ऑन ओके, राइट। सो ये जो टेबल है, राइट, वो टेबल TBL DPT से सेव हो गया। सी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है TBL DPT, राइट। अभी मैं इसको क्लोज करती हूँ। अब मैंने ये क्लोज कर दिया, अब मुझे ये टेबल चाहिए तो मुझे कहाँ से मिलेगा, सर्वर एक्सप्लोरर में ये जो मेरा डेटाबेस है उसमें टेबल्स का ऑप्शन है, उसके सामने एरो है, ये एरो के ऊपर मैं क्लिक करूंगी तो मुझे मेरा टेबल दिखाई दे रहा है,
दैट इज TBL DEPT, एंड उसके सामने जो एरो है उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी तो उसके अंदर जो भी कॉलम्स मैंने क्रिएट की है वो मुझे यहाँ पे दिखाई देगी, राइट। और अगर मुझे ये पर्टिकुलर टेबल का पूरा डेफिनेशन देखना है, राइट, तो टेबल डेफिनेशन देखने के लिए मैं वो पर्टिकुलर टेबल के ऊपर राइट क्लिक करूंगी एंड आई विल सिलेक्ट ओपन टेबल डेफिनेशन। अगेन आई रिपीट, अगर मुझे टेबल की पूरी डेफिनेशन देखनी है तो मैं यहाँ पे वो पर्टिकुलर टेबल के ऊपर राइट क्लिक करूंगी एंड आई विल सिलेक्ट ओपन टेबल डेफिनेशन। जैसे ही मैं ओपन टेबल डेफिनेशन सिलेक्ट करूंगी, मैंने जो यहाँ पे ये डिजाइन व्यू में टेबल क्रिएट किया था वो कॉलम्स एंड डेटा टाइप्स मुझे सारी दिखाई दे रही है, राइट। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही मैंने ये डिपार्टमेंट नंबर को प्राइमरी की सेट की, अलाउ नल जो पहले चेक था अब वो अनचेक हो गया, बिकॉज प्राइमरी की में हम नल वैल्यू स्पेसिफाई नहीं कर सकते, राइट। ओके, चलो लाइकवाइज हम सेकंड टेबल क्रिएट करते हैं जो हमारे क्वेश्चन के अंदर है, दैट इज TBL EMP टेबल, राइट। सो अगेन टेबल क्रिएट करने के लिए डेटाबेस के अंदर जो टेबल का ऑप्शन है उसके ऊपर राइट क्लिक, टेबल के ऑप्शन के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद ऐड न्यू टेबल। जैसे ही मैं ऐड न्यू टेबल करूंगी मुझे यहाँ पे कॉलम्स पूछ रहा है, आई विल गिव इट एम्प्लॉय नंबर, इंटीजर डेटा टाइप, then I will give employee name which is of varchar 50 data type, then it is salary, right, I will specify as numeric data type because salary तो floating point value भी हो सकती है, right। ओके, दूसरी कॉलम्स कौन सी है वो देख लेते हैं, एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे डिपार्टमेंट नंबर, दैट इज DEPTNO। डिपार्टमेंट टेबल में हमने डिपार्टमेंट नंबर की डेटा टाइप रखी थी इंटीजर, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे भी इंटीजर रखेंगे बिकॉज हमें यहाँ पे फॉरेन की स्पेसिफाई करनी है। एंड लास्ट इज DOJ, दैट इज डेट ऑफ ज्वाइनिंग। स्टूडेंट्स आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर वो दो डिफरेंट वर्ड है, बीच में मैंने ना ही अंडरस्कोर लिखा है ना ही स्पेस लिखी है। इन शॉर्ट आप कॉलम के नेम में स्पेस नहीं दे सकते, राइट। अगेन आई रिपीट, कॉलम के नेम में आप स्पेस नहीं दे सकते, ध्यान में रखना, वरना वो टेबल क्रिएशन गलत हो जाएगा। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑब्वियसली वी विल गिव द डेटा टाइप एज डेट। मतलब ये जो सेकंड टेबल है उसके अंदर मैंने 5 फील्ड्स क्रिएट की, एम्प्लॉय नंबर, इंटीजर डेटा टाइप, एम्प्लॉय नेम, varchar 50 data type, 50 is the size, salary, numeric data type के अंदर 18 that is the integer part and we will specify 2 that is for floating point part, that is डॉट के बाद कितने नंबर्स हो सकते हैं वहां पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया 2। डिपार्टमेंट नंबर, इट इज ऑफ इंटीजर बिकॉज मैंने डिपार्टमेंट टेबल के अंदर ये जो डिपार्टमेंट नंबर की फील्ड है वो इंटीजर ली थी। एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग दैट इज डेट। नाउ ये टेबल के अंदर मुझे एम्प्लॉय नंबर को प्राइमरी की स्पेसिफाई करनी है, तो वो पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगी, फर्स्ट ऑप्शन में सिलेक्ट करूंगी दैट इज सेट प्राइमरी की, राइट। ओके, यहाँ पे मैंने प्राइमरी की सेट कर दी। अब मुझे ये टेबल को सेव करना है, सो आई विल प्रेस द की दैट इज कंट्रोल शिफ्ट एस। जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस किया वो मुझे टेबल का नेम पूछ रहा है। आई हैव गिवन द नेम ऑफ द टेबल एज TBL EMP एंड आई एम क्लिकिंग ऑन ओके बटन, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे ओके बटन के ऊपर क्लिक किया, सी टेबल्स ऑप्शन में सेकंड टेबल यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर में आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज TBL EMP। उसके एरो के ऊपर आप क्लिक करोगे एक्सपांड करने के लिए, तो वहां पे उसकी फील्ड्स भी आपको दिखाई दे रही है, राइट। ओके, नाउ वन थिंग, ऑब्वियसली हमें ये TBL एम्प्लॉय और TBL DPT दोनों के बीच में फॉरेन की एस्टेब्लिश करनी है। सो फॉरेन की एस्टेब्लिश करने के लिए व्हाट वी विल डू, राइट, हम यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर है उसे सिलेक्ट करेंगे TBL EMP टेबल के अंदर। अगेन आई रिपीट, TBL EMP टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नंबर को सिलेक्ट करेंगे, राइट। देन यहाँ पे जो है दैट इज रिलेशनशिप का ऑप्शन है, यहाँ पे क्या है, रिलेशनशिप का ऑप्शन है। रिलेशनशिप के ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं रिलेशनशिप ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूंगी वो मुझे पूछ रहा है कि रिलेशनशिप ऐड करना है, सो ऑब्वियसली आई विल क्लिक ऑन ऐड बटन। जैसे ही मैं ऐड करूंगी उसने देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रिलेशनशिप का नेम ले लिया है,
राइट। बट ये रिलेशनशिप के अंदर मुझे एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन से टेबल की कौन सी कॉलम मुझे स्पेसिफाई करनी है। सो उसके लिए ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है दैट इज टेबल एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन, राइट। जैसे ही मैं टेबल एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन को सिलेक्ट करूंगी, सी यहाँ पे इलिप्सिस एक्टिवेट हो गया, इलिप्स का बटन एक्टिवेट हो गया, उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी तो उसने मुझे यहाँ पे एक बॉक्स दिया कि जिसके अंदर प्राइमरी की टेबल, फॉरेन की टेबल और उसकी फील्ड्स मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकती हूँ। तो ऑब्वियसली प्राइमरी की टेबल इज माय टीबीएल डीपीटी, बिकॉज डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जो डिपार्टमेंट नंबर है दैट विल बी द प्राइमरी की, जो ये रिलेशनशिप में फॉरेन की में वर्क करेगा। इसीलिए प्राइमरी की टेबल के अंदर मैंने कौन सा टेबल सिलेक्ट किया, दैट इज टीबीएल डीपीटी। ऑब्वियसली उसकी कॉलम मुझे स्पेसिफाई करनी है, रिलेशनशिप में मैं कौन सी कॉलम लूंगी, दैट इज डिपार्टमेंट नंबर। सो वो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। फॉरेन की टेबल तो ऑब्वियसली हमारा टीबीएल एम्प्लॉय है, राइट। लेकिन उसके अंदर रिलेशनशिप में मैं कॉलम सेट करूंगी दैट इज डिपार्टमेंट नंबर, राइट। सो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया स्टूडेंट्स के प्राइमरी की टेबल है डिपार्टमेंट नंबर दैट इज टीबीएल डिपार्टमेंट, उसमें से जो डिपार्टमेंट नंबर की जो कॉलम है दैट कॉलम विल एक्ट एज मींस वो फॉरेन की के अंदर पार्टिसिपेट करेगी। एंड फॉरेन की टेबल मैंने यहाँ पे सेट किया है टीबीएल ईएमपी, उसमें से भी मैंने कॉलम स्पेसिफाई कर दी दैट इज डिपार्टमेंट नंबर, मतलब दोनों टेबल में मैंने डिपार्टमेंट नंबर स्पेसिफाई कर दिया। एंड नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन ओके, राइट। वहां पे मैंने ओके के ऊपर क्लिक किया, सी यहाँ पे वो रिलेशनशिप का नेम चेंज हो गया, दैट इज एफ के, दैट इज फॉर फॉरेन की, टीबीएल ईएमपी, टीबीएल डीपीटी, राइट। एंड आई एम क्लिकिंग ऑन क्लोज। ओके, नाउ मैंने क्लोज के ऊपर क्लिक किया है, इट डजंट मीन कि वो सेव हुआ है, बिकॉज मैंने अभी तक कंट्रोल शिफ्ट एस नहीं किया है, राइट। सो मैं सेव करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस करूंगी। जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट एस किया, वो मुझे पूछ रहा है कि आप जो ये चेंजेस सेव करना चाहते हो, इससे ये दोनों टेबल्स अफेक्ट होंगे। अगेन आई रिपीट, जैसे ही मैंने सेव किया वो मुझे पूछ रहा है कि आप ये जो भी चेंजेस सेव करना चाहते हो, इससे ये दोनों टेबल्स अफेक्ट होंगे। सो आई विल क्लिक ऑन यस, राइट। जैसे ही मैंने यस के ऊपर क्लिक किया, उसने ये जो हमने फॉरेन की बनाई थी, राइट, रिलेशनशिप स्पेसिफाई की, उसने वो सेव कर दी, right? Okay, now I am closing this table definition, right? Okay, now another important thing students, कभी कभी ऐसा होगा कि जब आप ऐसी कोई चेंजेस सेव करने जाओगे तो वो आपको सेव नहीं करने देगा, राइट। तो उसके लिए आप स्टेप्स नोट डाउन कर दो। अगर वो आपको चेंजेस सेव नहीं करने दे रहा है, देन व्हाट यू नीड टू डू, टूल्स मेनू में जाके, अगेन आई रिपीट, टूल्स मेनू में जाके लास्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शंस, सी लास्ट सब मेनू कौन सा है, ऑप्शन, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, ये एक विंडो ओपन होगी। ये विंडो में से ये जो पेन है, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है डेटाबेस टूल्स। आपको क्या सिलेक्ट करना है, डेटाबेस टूल्स। उसको एक्सपांड करेंगे। जैसे मैंने उसको एक्सपांड किया, आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है टेबल एंड डेटाबेस डिजाइनर। अगेन आई रिपीट, टेबल एंड डेटाबेस डिजाइनर को सिलेक्ट करना है। जैसे आप वहां पे सिलेक्ट करोगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, राइट। और यहाँ पे बहुत सारे चेक बॉक्सेस है। ये सारे चेक बॉक्सेस में से आपको ये लास्ट चेक बॉक्स है उसे अनचेक कर देना है। अगेन आई रिपीट, ये जो लास्ट चेक बॉक्स है वो चेक होगा बाय डिफॉल्ट, उसे अनचेक कर देना है। एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन ओके, राइट। ये चेकबॉक्स अनचेक करने से आपने ये सेट किया कि यहाँ पे हमें कोई भी सेव करने के लिए, मतलब कोई भी चेंजेस सेव करने के लिए प्रिवेंट नहीं करना है, मतलब रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, हमें स्टॉप नहीं करना है, हमें वो चेंजेस सेव करने हैं, राइट। सो कभी कभी आप चेंजेस सेव करने जाओगे तो यहाँ पे ये आपको ऐसा बोलेगा कि आप चेंजेस सेव नहीं कर सकते। अगर आपको वो ऐसा बोलता है तो मैंने आपको ये जो टूल्स मेनू में जो स्टेप्स बताए वो आप परफॉर्म करोगे, उसके बाद फिर से आप सेव करने जाओगे तो वो आपको सेव करने देगा, राइट। ओके,
सो स्टूडेंट्स, दीज आर द थिंग्स कि अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करनी है, डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट करने हैं, टेबल्स के अंदर कॉलम्स और उसकी डेटा टाइप स्पेसिफाई करनी है, टेबल को सेव करना है, प्राइमरी की स्पेसिफाई करनी है एंड फॉरेन की स्पेसिफाई करनी है, तो ये सारे स्टेप्स आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द स्टेप्स कि जो हमें हमारे एग्जाम्पल के अंदर ये जो 2 टेबल्स चाहिए थे, वो टेबल्स रिलेटेड हमने परफॉर्म किए, राइट। ओके, सो आई थिंक आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे पूछ लो, उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे।